तो जैसे वुमेन्स के लिए स्पेशल लॉज है, लेकिन मेंस के लिए कोई स्पेशल लॉज नहीं है। आपने देखा होगा कि जो लड़की होती है वो लड़के के साथ या उसकी फैमिली के साथ मारपीट करती है, लेकिन उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। तो जेंडर इक्वेलिटी जहाँ कहते हैं, तो अगर कानून लड़कियों के लिए है तो लड़कों के लिए भी होना चाहिए। ये बार एसोसिएशन है क्या और ये कैसे काम करता है? कोर्ट में जब हम रहते हैं तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसके लिए बार एसोसिएशन काम करती है। बात करते हैं लॉयर्स के राइट्स की। आजकल वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं जिसमें दिखा गया है लॉयर्स और पुलिस के काफ़ी क्लैशेस होते हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है? पुलिस स्टेशन में जब लॉयर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वहाँ से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आपके हिसाब से इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस या फिर महिलाओं के विरुद्ध जो क्राइम्स हो रहे हैं, उसका क्या ग्राउंड है? तो मैं ये मानता हूँ कि 100 में से मुझे लगता है 75 मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं आजकल। वेलकम अगेन टू जोटवानी लीगल टॉक्स। आई एम कृतिका, योर होस्ट, और आज हमारे साथ हैं ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ साकेत बार एसोसिएशन दिल्ली, अनिल बसोया। वेलकम सर। थैंक यू। सर, अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। जर्नी जैसा कि अभी आपने बताया, आई एम ए लॉयर। आई स्टार्टेड दिस प्रोफेशन इन द ईयर 2007। 2007 से मैं प्रैक्टिस में हूँ और इनिशियली आई हैव जॉइंड सीनियर एडवोकेट के मनन। वहाँ से मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, क्रिमिनल केसेस वहाँ से सीखे और मैं अभी भी एक क्रिमिनल लॉयर की तरह मैंने 18 साल से प्रैक्टिस में हूँ। साथ के साथ मैंने देखा कि मतलब जो हमारी बार एसोसिएशंस होती हैं हमारे लॉयर्स के लिए जो होती हैं, वहाँ मैंने देखा कि यंग लॉयर्स के लिए काम करने के लिए कुछ लोग जो थे वो यंग लॉयर्स के लिए काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें सपोर्ट नहीं आ रहे थे। तो मेरा एक इंटरेस्ट था, मैंने पॉलिटिक्स में आया, लॉयर्स पॉलिटिक्स में आया। 2012 में मैंने पहला अपना इलेक्शन कंटेस्ट किया एज ए मेंबर एग्जीक्यूटिव और मैं वहाँ पर मेंबर एग्जीक्यूटिव बना साकेत कोर्ट में। उसके बाद 2015 में एज ए एडिशनल सेक्रेटरी मैं साकेत बार एसोसिएशन में बना, जो उस टाइम तक यंगेस्ट एडिशनल सेक्रेटरी था। और अभी मैं रिसेंटली अभी मई में इलेक्शंस हुए साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के और उसमें मैं ऑनररी सेक्रेटरी के पद पर चुनकर आया हूँ और ये भी मेरे लिए और पूरी कोर्ट के लिए अभी तक का यंगेस्ट सेक्रेटरी हूँ मैं वहाँ पर। आज से पहले या मेरे से पहले जितने भी होते थे 55 या 60 इयर्स के ही बनते थे, लेकिन मैं 40 इयर्स की एज में सेक्रेटरी बना, ये एक वहाँ का रिकॉर्ड है। और लोगों ने मेरे में फेथ दिखाया क्योंकि यंग लॉयर्स के लिए काम करने का हमें जज्बा है। हमने देखा था कि कुछ यंग लॉयर्स को सपोर्ट की ज़रूरत है, जो हमारे पहले लीडर शायद नहीं कर पा रहे थे, तो लोगों ने मेरे में विश्वास जिताया और मैं जीता। साथ के साथ मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हूँ। कोर्ट ने इस बार ये भी प्रूव करके दिखाया कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स भी लीडर्स बन सकते हैं और वो भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। और हमारी पूरी बार एसोसिएशन में आप इस बार जो पूरी बार एसोसिएशन जीत कर आई है, उसमें सारे ही प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं और प्रैक्टिस करते हैं, अपना काम करते हैं और इस हिसाब से हम साकेत कोर्ट में अभी अपना काम कर रहे हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू थैंक यू यू। सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप लोग यंग लॉयर्स के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं और जितने भी लॉयर्स हैं वो हमारे राइट्स डिफेंड करते हैं, लेकिन जब लॉयर्स के राइट्स की बात आती थी तब कोई नहीं था। तो हाउ बार एसोसिएशन वर्क्स, ये बार एसोसिएशन है क्या और ये कैसे काम करता है? बिल्कुल, आपका ठीक क्वेश्चन है। बार एसोसिएशन जैसा आपने बताया कि हम सबके राइट्स के लिए लड़ते हैं, हम पब्लिक के केसेस करते हैं, उनके राइट्स के लिए कंटेस्ट करते हैं, कोर्टों में उन्हें न्याय दिलाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमारी बार एसोसिएशंस होती हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अलग-अलग एक बार एसोसिएशन बनी हुई है, जो अगर लॉयर्स पे कोई बात आती है, लॉयर्स का कोई पर्सनल कुछ होता है या लॉयर्स के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करने के लिए, जैसे चैम्बर्स हो गए, बेसिक एमेनिटीज़ हो गई, कोर्ट में जब हम रहते हैं तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ये तो उसके लिए बार एसोसिएशन काम करती है। लॉयर्स के लिए राइट के लिए होती है, जैसे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हमारी पूरी दिल्ली के लिए होती है। वहाँ पर हम एज एन एडवोकेट एनरोल होते हैं और हर बार एसोसिएशन में हम अपने पहले मेंबरशिप लेते हैं। वो हम अपना मेंबरशिप लेने के बाद अपनी बार एसोसिएशन में एनरोल कराकर बार एसोसिएशन की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, क्योंकि सब एक साथ कहीं पर अपनी बात नहीं रह सकते, तो एक कमेटी बनाई जाती है जिसको बार एसोसिएशन कहते हैं। उसका चुनाव होता है, उसका इलेक्शन होता है और चुनकर लोग आते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो बार एसोसिएशन लॉयर्स के राइट्स के लिए कहीं पर भी अगर खड़े होने के लिए बात होगी तो बार एसोसिएशन सबसे पहले आगे आती है। आप बात करते हैं लॉयर्स के राइट्स की। आजकल वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं जिसमें दिखा गया है लॉयर्स और पुलिस के काफ़ी क्लैशेस होते हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है? वो इसलिए है कि लॉयर्स कोर्ट में हम अपना काम करते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए कंटेस्ट भी करते हैं। पुलिस का और वकीलों का काम साथ मिलकर चलेगा, जुडिशरी भी उसमें है, तीनों जब तक साथ नहीं रहेंगे काम नहीं चल सकता। प्रॉब्लम वहाँ आती है क्योंकि लॉयर्स को अपने क्लाइंट्स को डिफेंड करने के लिए कई बार पुलिस स्टेशंस भी जाना पड़ता है।
पुलिस स्टेशंस में जब लॉयर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वहाँ से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। जिस तरह से कोर्ट में हम एडवोकेट्स पुलिस वालों को इज्जत देते हैं, वो इज्जत वहाँ पर नहीं मिलती। वो एक लेमैन की तरह मतलब कई घंटे तक वेट करा देंगे, कभी मिलने से मना कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, या रिस्पेक्ट देने की जो बात आती है, वहाँ पर थोड़ी-सी पुलिस में कमी है। हालाँकि सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, बहुत से जो सीनियर ऑफिसर्स अच्छे होते हैं, लेकिन जितने नीचे पोस्ट के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो ये प्रॉब्लम करते हैं। ना तो बैठने के लिए पूछेंगे, आपको वेट कराएँगे, काम नहीं करेंगे, तो उसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स के केस के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, कोई बदतमीज़ी से बात करेगा तो ऑब्वियसली कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कोर्ट में भी इसी तरीके की चीज़ें आती हैं कि पता लगता है कभी किसी लॉयर्स के साथ बदतमीज़ी कर दी। अभी पीछे एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, एक लॉयर्स को उसकी फैमिली के सामने सिर्फ़ इस बात पर मारा-पीटा गया कि वो उन्होंने एक पीसीआर वैन खड़ी थी, पीछे से कहा कि इसे साइड लगा लो, तो उन्होंने उसके साथ बदतमीज़ी करी, उसकी फैमिली के सामने उसे उठाकर वहाँ से ले गए। तो ऑब्वियसली लॉयर्स भी फिर अपने प्रोटेस्ट करेंगे और पुलिस वालों से वो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। और सर इस प्रोटेस्ट से आप लोगों को कोई फ़ायदा हुआ? इस पे कोई एक्शन नहीं, लिया गया? बिल्कुल जो इस तरह से अगर कोई पुलिस वाला कोई गलत काम करता है और पुलिस क्योंकि इनिशियली एफआईआर नहीं करती अपने पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, तो प्रोटेस्ट के ज़रिए हम उनसे एफआईआर उनके खिलाफ कराते हैं और जो भी उसमें जिसके भी गलती पाई जाती है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हम माँग करते हैं और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस के, उन्होंने इस बात को लेकर वकीलों का साथ भी दिया है। सर, एज़ यू मेंशन दैट यू आर ऑल्सो अ क्रिमिनल लॉयर एंड आप मैट्रिमोनियल केसेस भी बहुत हैंडल करते हैं। यस। तो जब बात मैट्रिमोनियल केसेस की आती है तो वहीं पर वुमेन्स लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस और एलिमनी ये सब अपने आप ही आपस में लिंक हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस या फिर महिलाओं के विरुद्ध जो क्राइम्स हो रहे हैं, उसका क्या ग्राउंड है? देखिए, जो वुमेन्स के लिए लॉ है, ये आप ऑब्वियसली इंडिया में था, एक स्पेशल कानून बनाए गए हैं लेडीज़ के लिए। वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस उनमें से एक स्पेशल एक्ट है जो 2005 में आया। उस डोमेस्टिक वायलेंस केस हो या डाउरी से रिलेटेड केस हो, ये सारे या मेंटेनेंस से रिलेटेड केस हो, आज की डेट में अगर हम कोर्ट में देखते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि 100 में से मुझे लगता है 75 मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं। आजकल शादी करते हैं, तो ज़्यादातर अगर फैमिली कोर्ट्स स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, सो जो इसी टाइप के केसेस डील करते हैं। महिला कोर्ट होती है, एमएम कोर्ट होती है, उनके लिए भी स्पेशल वुमेन्स कोर्ट डेज़िग्नेट की हुई है। फैमिली कोर्ट में भी अगर आप देखोगे, फैमिली कोर्ट में तो इतनी भीड़ होती है कि वहाँ लगता है कि हर परिवार ही कोर्ट में खड़ा है। तो आजकल मैं ये मानता हूँ पेशेंस लेवल भी कहीं न कहीं कम है दोनों पार्टीज़ में, या लड़का हो या लड़की, कि वो छोटी-छोटी बातों को लेकर कोर्ट में आते हैं, हर जगह नहीं होती। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं और देखते भी हैं कि जहाँ सच में लड़कियों के खिलाफ मतलब इस तरह की होता है, इसलिए ये कानून बनाए गए हैं और इस कानून से लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। हाँ, थोड़ा-सा हालाँकि टाइम डिफाइन किया हुआ है कि 6 महीने में डोमेस्टिक वायलेंस का केस खत्म होना चाहिए, लेकिन वो देखते हैं 6 साल तक भी खत्म नहीं होता। तो इसमें थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जहाँ बात रही एलिमनी की, क्योंकि कोई भी लड़की इनिशियली क्या होता है, झगड़ा हुआ अपने घर चली गई, तो एलिमनी उसे एक सपोर्ट करने के लिए कानून में एक प्रावधान है कि आप मेंटेनेंस ले सकते हो। जब तक आपका केस चलेगा, इंटरिम मेंटेनेंस आप कोर्ट से माँग सकते हो। वो एक जो भी आप दोनों की इनकम के अकॉर्डिंग होगा, वो लड़की को अवॉर्ड किया जाता है और उससे उस केस में और अपनी फैमिली को चलाने में आगे सपोर्ट मिलती है। सर, आपने तो काफ़ी सारे केसेस देखे भी होंगे, लड़े भी होंगे, एलिमनी के स्पेशली। सो आप ऐसा बिलीव करते हैं कि जब बात एलिमनी की आती है और तब कई बार ये डोमेस्टिक वायलेंस और भी चीज़ें केस में ऐड करने पर हुँ, ये हुँ। विमेन साइड का थोड़ा पलड़ा भारी हो जाता है, कई बार इसलिए भी ऐड की जाती हैं, आपके हिसाब से, आपको लगता है? नहीं बिल्कुल ठीक है और ये लॉयर्स ही करते हैं। मतलब क्लाइंट आते हैं तो कई बार कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आप सीधा-सीधा लिखोगे तो आपको नहीं मिल पाती। वुमेन्स लॉ में ये एक प्रॉब्लम है और इसीलिए जैसे आपने देखा होगा पहले 498 केस होता था, सीधा एफआईआर रजिस्टर्ड होती थी, डाउरी में या हरासमेंट अगर लड़की के साथ किया जाता था, तो उसमें इनिशियली अरेस्ट हो जाते थे, बेल ही नहीं मिलती थी। लेकिन इस कानून का भी इतना मिसयूज़ हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, तो कोर्ट ने अब रिसेंटली जजमेंट्स पास करी हैं जिसमें कम इसमें बेल में कम से कम आसानी होगी और फैमिली को अरेस्ट नहीं किया जाता, इन्वेस्टिगेशन जॉइन करके ही छोड़ दिया जाता है। तो जो भी कानून स्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं, उनका मिसयूज़ भी होता है, ये बिल्कुल एक रियल फैक्ट है। तो जैसे एलिगेशन लगाते हैं कि झगड़ा कुछ है उसमें, लेकिन जस्ट टू गेट एलिमनी और जस्ट टू गेट रिलीफ, तो आप फॉल्स एलिगेशंस भी लगाते हो और बाद में आप जाके देखोगे तो जितने केस ये 498 हो गए डोमेस्टिक वायलेंस हो गए, इसमें से मोस्ट ऑफ केसेस में जो लड़की को मतलब हार ही मिली है, फाइनल उसके फेवर में नहीं जाता, क्योंकि वो एलिगेशंस प्रूव नहीं हो पाते। अगर आप झूठे एलिगेशन लगोगे तो उनको कोर्ट में प्रूव करना भी बहुत मुश्किल होगा, तो वो प्रूव नहीं हो पाता। आज के टाइम में जैसे मैरिटल लॉज़ का जैसे इवॉल्वमेंट हो रहा है,
तो आई थिंक इसमें जेंडर इक्वालिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और जिस तरह से लॉज़ आ रहे हैं, वो केसेस को देखते हुए ही बनाए जा रहे हैं। हुँ। तो आप ये भी बिलीव करते हैं कि इसमें और इवॉल्वमेंट होना चाहिए, जिससे और इक्वालिटी आए, जेंडर इक्वालिटी आए? बिल्कुल केसेस को देखते हुए जैसे वुमेन्स के लिए स्पेशल लॉज़ है, लेकिन मेन्स के लिए कोई स्पेशल लॉज़ नहीं है। अगर कई आपने आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने हुँ, देखा होगा कि जो लड़की होती है वो लड़के के साथ या उसकी फैमिली के साथ मारपीट करती है, लेकिन उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। और लड़की सीधा कंप्लेंट करती है तो एफआईआर दर्ज करने के हुँ, लिए स्पेशल डायरेक्शन है पुलिस को कि अगर लड़की की तरफ से कोई भी कंप्लेंट होगी तो आपको एफआईआर दर्ज करनी है। जहाँ लड़का अगर ये कंप्लेंट करे, उसकी फैमिली करे, तो उस पे एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो जेंडर इक्वालिटी जहाँ कहते हैं, हुँ, तो अगर कानून लड़कियों के लिए है तो लड़कों के लिए भी होना हुँ, चाहिए। ये थोड़े से प्रॉब्लम आ रही है और वो इन कानूनों की वजह से ही आई। ये कानून बनाए तो अच्छे के लिए थे, लेकिन इनका मिसयूज बढ़ा और कोर्ट हुँ। ने देखा और धीरे-धीरे इसलिए कानून में चेंजेस कर रहे हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो आपके हिसाब से अभी भी आपके पास कितने केसेज़ आते हैं ये डाउरी वाले? हर और केस में डाउरी का सेक्शंस ज़रूर ऐड होता है, क्योंकि कोई भी कंप्लेंट बनाते हुए उसमें सबसे पहला ग्राउंड ये लिया जाता है कि मेरे से फर्स्ट डे से ही डाउरी माँगनी शुरू कर दी। मोस्ट ऑफ केसेस में एलिगेशंस झूठे होते हैं, जहाँ दोनों पार्टीज़ में आपस में कोई कंपैटिबिलिटी इश्यू होता है, किसी की नहीं बन पा रही, लेकिन अगर केस करना है तो स्टार्ट होगा डाउरी से। अगर आपसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जब बनाया था, तो उसमें स्पेशल प्रोविज़न है कि अगर डाउरी देना लेना गुनाह है, तो डाउरी देना भी गुनाह है। हुँ, तो आज तक मैंने तो देखा नहीं कि किसी लड़की की फैमिली पे एक ऐसा सेक्शन हुँ, लगा हो। तो ये दोनों वेज़ में होना चाहिए। अगर आपने दे दिया तो आप भी उतने ही ज़िम्मेदार रहे। हुँ, तो वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना तो सही, लेकिन उसका कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ और उसके सेक्शंस लगते हैं, लेकिन आज तक मुझे लगता है डाउरी के केसेस में कोई सज़ा-वज़ा हुई होगी। क्योंकि ये एक फ़ॉल्स एलिगेशंस के तौर पे सामने ज़रूर आता है। अभी कोर्ट में एक एलिमनी के ऊपर जजमेंट पास हुआ था कि अगर महिलाएँ वेल एजुकेटेड हैं और अर्न कर रही हैं, तो उन्हें एलिमनी का कुछ पार्ट ही मिलेगा। बिल्कुल। ये जजमेंट जैसे एलिमनी का होता क्या था, लड़कियां भी वर्किंग है, लड़के भी वर्किंग है। तो एलिमनी का एक प्रॉपर डिसाइड किया हुआ, काफ़ी सारी जजमेंट है, जो इसमें सबसे जो फेमस जजमेंट थी रजनीश वसी नेहा, जिसमें एफिडेविट्स की फॉर्म बताई गई कि आपको इनकम एफिडेविट कोर्ट में किस तरीके से फाइल करने, आपको कोर्ट में क्या क्या अपने असेट्स कोर्ट में बताने हैं, आपको कितनी अपनी इनकम है, वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी होगी। तो जहाँ दोनों से मांगी जाती है इनकम, अगर लड़की भी वेल एजुकेटेड है और वो काम करती है, लेकिन क्या होता है कोर्ट में आने के लिए, एलिमनी लेने के लिए लड़कियां क्या करती है, वेल एजुकेटेड है तो ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड होती हैं, लेकिन वो जॉब छोड़ देती हैं, हुँ, जॉब छुपाती है। तो तो उसको देखते हुए कोर्ट ने कई केसेस में जजमेंट्स पास किए। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां लड़की वेल एजुकेटेड है, शी इज कैपेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, तो वहां पर एलिमनी लड़की को नहीं मिलेगी। कई केसेस में ऐसा होता है लड़के की भी सैलरी उतनी है, लड़की की भी उतनी है, अगर वो कैपेबल है अपने आप को मेंटेन हुँ, करने में, तो एलिमनी नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा जजमेंट है, जिसको मतलब हुँ। काफ़ी लोगों ने मा माना भी और कोर्ट भी बड़े अच्छे से इसको फ़ॉलो कर रही है। एंड व्हाट इफ दे हैव अ चाइल्ड और अगर दोनों लोग सेम अर्न कर रहे हैं एंड देन दे हैव अ चाइल्ड, देन व्हाट डज़ द कोर्ट से? चाइल्ड के लिए ऑब्वियसली कोर्ट जो मेंटेनेंस है वो लड़की को देती है, वो जिसकी भी कस्टडी में हो। अगर लड़की की कस्टडी में है तो लड़का ही करेगा, अगर नहीं है तो फिर चाइल्ड के लिए मेंटेनेंस और एलिमनी दी जाती है कोर्ट में। थैंक यू सो मच सर, और इसी के साथ हम ये टॉपिक कंक्लूड करेंगे कि आप यंग लॉयर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, वो कैसे बार एसोसिएशन जॉइन कर सकते हैं या उनके लिए क्या है बार या एसोसिएशन में? हमारा प्रोफ़ेशन की एक हार्श रियलिटी है कि यंग लॉयर्स के लिए स्टार्टिंग में अगर कोई लिटिगेशन में आता है, तो बहुत ही टफ प्रोफ़ेशन है। आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आते हो, 5-7 साल लॉ करके आते हो, कोर्ट में आते हो, तो यहाँ इनिशियली कोई भी अर्न करने का कोई वो नहीं है। आपको पहले इंटर्नशिप करनी होगी या किसी सीनियर के साथ काम सीखना होगा, तब जाके कोई आपको अपना केस देता है और वो केस देने के लिए वो जो इनिशियली पीरियड होता है, तो यंग लॉयर्स को उस पीरियड को फेस करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो उसमें बार एसोसिएशंस हो या बार काउंसिल हो, और इसमें जैसे कि भई हम बने, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जैसे ये अभी हमने बार काउंसिल से भी बात करी है और कई स्टेटों में हो भी चुका है कि जब कोई यंग मेंबर हमारी बार का मेंबर बनता है, तो कम से कम इनिशियली उन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट स्टाइपेंड के तौर पे देना चाहिए। क्योंकि लेकिन इतने सारे लॉयर्स आ रहे हैं, तो हमें अपने फंड्स को भी देखना होता है। तो बार काउंसिल से हमने ये रिक्वेस्ट करी है, कई सारे स्टेट्स में हो भी चुका है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्टाइपेंड लॉयर्स को मिल सके, ताकि वो इनिशियल डेज़ में अपनी वकालत ठीक से कर सकें। और ये एक प्रोफ़ेशन बहुत ही अच्छा प्रोफ़ेशन है, यंग लॉयर्स के लिए मेरे लिए यही मैसेज है कि आप एक अच्छे प्रोफ़ेशन में आ रहे हो। हाँ, आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप इस प्रोफ़ेशन में आए हो, तो ये प्रोफ़ेशन मेहनत माँगेगा। आप अगर इसमें मेहनत करोगे, तो इस प्रोफ़ेशन से अच्छा कोई प्रोफ़ेशन नहीं है।
थैंक यू सो मच फॉर स्टैंडिंग विद आवर लॉयर्स सर। इसी के साथ वी विल कम टू एन एंड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जोटवानी लीगल टॉक्स। वी विल बी बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक।